पाठ्यक्रम अनुकूलन। तो सबसे पहले तो इस बारे में जानेंगे कि ये पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या होता है। व्हाट इज करिकुलम अडेप्टेशन? इसकी डेफिनेशन मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। पहले इंग्लिश में लिखिए। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। ओके, लिखिए। अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द एग्जिस्टिंग करिकुलम in order to meet the diverse needs of the learners of all abilities. Repeat कर रही हूँ। A process of adjusting the existing curriculum in order to meet the diverse needs of the learners of all abilities is called curriculum adaptation. हिंदी में नोट कर लीजिए, पाठ्यक्रम अनुकूलन। देखिए, मौजूदा पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार किया गया संशोधन या समायोजन जिससे पाठ्यक्रम भिन्न भिन्न आवश्यकताओं एवं योग्यताओं वाले बच्चों तक सरलता से पहुंच सके, पाठ्यक्रम अनुकूलन कहलाता है। मैं एक बार फिर बोलती हूँ। मौजूदा पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार किया गया संशोधन या समायोजन जिससे पाठ्यक्रम भिन्न भिन्न आवश्यकताओं एवं योग्यताओं वाले बच्चों तक सरलता से पहुंच सके, पाठ्यक्रम अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो पाठ्यक्रम ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसी पाठ्यक्रम में अगर हम कुछ समायोजन करते हैं, कुछ नई चीजों को समायोजित कर देते हैं या कुछ संशोधन कर देते हैं, किस लिए? जिससे वो कक्षा में उपस्थित हर तरह के योग्यता रखने वाले बच्चों के लिए सरल और सामान्य सहज हो सके। तो ये जो प्रक्रिया है संशोधन करने की, समायोजन करने की, इसी को हम कहते हैं पाठ्यक्रम अनुकूलन। अब ये पाठ्यक्रम अनुकूलन कैसे कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो हम पाठ्यक्रम अनुकूलन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम जब बच्चों को कक्षा में जो निर्देश दे रहे हैं, जो उनके सामने हम बोल रहे हैं या हम जो उनको पढ़ा रहे हैं, उस समय हम जो भी उनको इनपुट दे रहे हैं, उसमें हम किस किस तरह से संशोधन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हेडिंग है वो है इनपुट। डालिए ऊपर इनपुट। इसके तहत हम कौन कौन से अनुकूलन कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, बहुत ही
सिंपल निर्देश देने चाहिए, बहुत ही सरल एवं छोटे निर्देश देना, पहला पॉइंट। जब भी हम कक्षा में कोई कुछ बच्चों से किसी टॉपिक पे डिस्कस करें या उनको कुछ बताएं, तो हमारे जो निर्देश होने चाहिए वो बहुत ही सरल और छोटे होने चाहिए। एक साथ कई के सामने नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो अगर हम एक साथ कई सेंटेंसेस बोलेंगे, मल्टीपल सेंटेंसेस में बात करेंगे या उनको निर्देश देंगे, तो उनको समझने में परेशानी होती है। इसलिए हमेशा हमारा जो निर्देश है, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है, वो कैसे होने चाहिए? छोटे और सरल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम जो भी विषय वस्तु बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसे हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़ाना चाहिए, मतलब टास्क एनालिसिस के द्वारा पढ़ाना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा हुआ स्टेप बाय स्टेप टीचिंग थ्रू टास्क एनालिसिस। तीसरा पॉइंट हुआ इनपुट में यूज ऑफ डिफरेंट विजुअल एड्स। कोई भी कंसेप्ट हम जब कक्षा में पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो अपने उस कंसेप्ट को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियां होनी चाहिए, जो कि ज्यादातर अगर वो विजुअल हो, दृश्य सामग्रियां हो, तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अपने सारे इंस्ट्रक्शंस को हमें किसके द्वारा एड करना चाहिए? शिक्षण सामग्रियों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी हम कोई एग्जाम्पल दें कक्षा में किसी भी कंटेंट को पढ़ाते हुए, तो हमेशा कंक्रीट एग्जाम्पल्स देने का प्रयास करें। कंक्रीट का मतलब मूर्त उदाहरण, जो कि बच्चा देख सके। अमूर्त या जो इमेजिनरी होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट उदाहरण होते हैं, उनको देने से बचना चाहिए टीचर्स को। तो ज्यादातर कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करना चाहिए कक्षा में। और हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कक्षा में हमें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटीज प्लान करें और तब बच्चे को पढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों को काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो काउंटिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ये छोटे बच्चे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लास में हर तरह के बच्चे हैं आपके पास, विजुअल इम्पेयर्ड भी हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड भी हैं, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड बच्चा भी है, एंड नॉर्मल बच्चे भी हैं। तो उन सबको अगर आपको काउंटिंग सिखानी है, तो उसके लिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज को का चयन कर सकते हैं, जो कि हर बच्चे पे सूट करती हो। तो अगर हम एक्टिविटीज के माध्यम से कोई भी कंसेप्ट सिखाएंगे, तो बच्चे को ज्यादा स्पष्ट होगा और ज्यादा देर तक वो उसको याद रख सकेगा। उसके बाद जब बच्चा आपके साथ पठन पाठन कर रहा है, तो उसको समय समय पर आपको रीइंफोर्स करते रहना है। तो यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का प्रयोग हमें करते रहना चाहिए ड्यूरिंग आवर इंस्ट्रक्शंस। उसको इनपुट देते वक्त ज्यादा से ज्यादा हमें, खासकर कौन से पुनर्बलन का? सामाजिक पुनर्बलन का। बच्चे की तारीफ करना, उसको शाबाशी देना, ठीक है, सब उसके लिए ताली बजवाना अगर उसने अच्छा काम किया है, जवाब दिया। इस तरह के रीइंफोर्समेंट्स का प्रयोग टीचर्स को जरूर करना चाहिए कक्षा में। अगर कोई चीज पढ़ा रहे हैं, कोई पाठ बच्चा पढ़ रहा है हिंदी में या इंग्लिश में या किसी भी दूसरे विषय में, तो उस पाठ के जो भी कठिन शब्द हैं उनको अंडरलाइन करवा देना, ठीक है। और अगर उस पाठ का कोई ऐसा सेंटेंस है जो कि महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो बच्चे को आना चाहिए इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उन वाक्यों को हाईलाइट करवा देना चाहिए। तो इस तरह के अगर हम चीजें यूज करेंगे बच्चों के साथ, तो नेचुरली बच्चे जो हमारे द्वारा पढ़ाए जा रही जो भी कंटेंट है, उसको अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं।
और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, अगर हम कोई भी कंटेंट बच्चे को, कोई भी नोट्स बच्चे को प्रदान कर रहे हैं, तो उसका फॉन्ट जो होना चाहिए वो बड़े साइज का होना चाहिए। इतना बड़ा होना चाहिए कि एक लो विजन बच्चा भी उसको पढ़ सके और सामान्य बच्चा तो पढ़ ही लेगा। तो हमें हमेशा एनलार्ज टेक्स्ट मटेरियल्स का यूज करना चाहिए। इस तरह से हमें बच्चे के लिए टेक्स्ट को तैयार करना चाहिए कि वो सबके पढ़ने योग्य हो। तो अगर हम इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे अपना इंस्ट्रक्शन देते वक्त, अपना इनपुट देते वक्त बच्चों को, तो ये अनुकूलन काफी हद तक बच्चों को पाठ्यक्रम को समझने में उनकी सहायता कर सकता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, अनुकूलन का इनपुट, जिसके तहत हम ये कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम कैसे अनुकूलन कर सकते हैं? अगला हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ सपोर्ट। हम किस तरह से बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देके, कुछ एक्स्ट्रा ध्यान देके उनके ऊपर हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। तो हेडिंग है लेवल ऑफ सपोर्ट। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला पॉइंट, बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देना चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि जो अगर कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है कक्षा में, तो हम उसको इंडिविजुअल अटेंशन दें। मतलब जब भी कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो उस बच्चे पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दें। उसने समझा कि नहीं, उसने लिखा कि नहीं, उसको और टाइम तो नहीं चाहिए, या वो जवाब दे पा रहा है कि नहीं। थोड़ा सा उस बच्चे पे आपको इंडिविजुअल अटेंशन देने की जरूरत है। सब बच्चों को एक साथ अगर आप जज करोगे तो आप उतने अच्छे से जो पाठ्यक्रम को बच्चों तक नहीं पहुंचा पाओगे। तो जब आप इंडिविजुअल किसी बच्चे को अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इसके साथ हमें किस तरह से और कार्य करना चाहिए, या ऐसी कौन कौन सी और चीजें हैं जो इसके लिए हमें करनी चाहिए। पहला हुआ इंडिविजुअल अटेंशन। जो दूसरा है हम इसमें दे सकते हैं सहायता बच्चों को, वो है पीयर असिस्टेंस। पीयर असिस्टेंस का मतलब होता है जो सहपाठी हैं उनके द्वारा उन बच्चों को सपोर्ट दिलवाना। ठीक है, जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले यूनिट्स में कि पीयर जो ट्यूटरिंग होती है, सहपाठी शिक्षण, वो उसका प्रयोग जो होता वो शिक्षक के द्वारा कक्षा में किया जाना चाहिए। ठीक है, जो पीयर बडी सिस्टम जो हम बडीज बना देते हैं, एक सामान्य बच्चे के साथ एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पेयरिंग कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है और वो चीजों को अच्छे से समझने में उनको सहायता मिल जाती है। तो हम पीयर ट्यूटरिंग या बडी सिस्टम, पेयरिंग, इन सब का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी बड़े कक्षा के बच्चे के साथ किसी बच्चे का पेयर कर सकते हैं कि जहां उसको परेशानी आ रही है वो उसकी परेशानी में उसकी सहायता कर सकता है। तो इस तरह के असिस्टेंस, इस तरह का सहयोग हम बच्चों को दे सकते हैं। और थर्ड, एक्स्ट्रा एजुकेशनल सपोर्ट। एक्स्ट्रा एजुकेशनल सपोर्ट का मतलब हुआ कि कक्षा में हमने कोई कंसेप्ट पढ़ाया, ठीक है, हमने पढ़ाया, क्योंकि कक्षा का समय सीमित होता है ना, हम उसको बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो सीमित समय में हमने जो भी चीज कंसेप्ट या जो भी पाठ पढ़ाया है कक्षा में, अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को उसको समझने में परेशानी है या उसको और एक्स्ट्रा हमें समझाने की जरूरत है, तो हम उसको कक्षा के बाद या विद्यालय समाप्त होने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके उसको और ज्यादा पढ़ा सकते हैं, है ना, और ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमने क्या किया, इन सब बातों से हमने थोड़ा लेवल ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज कर दिया बच्चों के लिए। तो क्या हुआ उसका फायदा, कि जो भी हमारी विषय वस्तु है वो बच्चों को समझने में आसानी हो गई। तो इस तरह के भी हम अनुकूलन करके अपने पाठ्यक्रम को सहज बना सकते हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे अनुकूलन की ओर। पहला अनुकूलन हमने किया इनपुट के द्वारा, दूसरा अनुकूलन हमने किया लेवल ऑफ सपोर्ट के द्वारा। थर्ड अनुकूलन में हम आते हैं
टाइम, समय, कुछ कुछ ऐसे अनुकूलन हम कर सकते हैं जो कि समय से रिलेटेड होते हैं, टाइम से रिलेटेड होते हैं। जैसे गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट टास्क और असाइनमेंट। कक्षा में जब हम कोई कार्य करने को देते हैं बच्चे को, कभी कभी हम ऑन द स्पॉट कोई काम करने को देते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर हमने उतारने को दे दिया, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है सब लोग कॉपी करो, या हमने बोला कि कोई हमने टॉपिक लिख दिया, हमने बच्चों से बोला इस टॉपिक पे 10 सेंटेंस अपने मन में सोच के लिखो। इस तरह के हम कुछ कार्य होते हैं जो कक्षा में देते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम बच्चों को करने के लिए देते हैं, असाइनमेंट्स हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई होमवर्क हो गया। तो इन सारे जो टास्क होते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए अगर हम विशेष बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दें तो ये उनके लिए आसान हो जाता है, वो उसको कर भी पाते हैं और उनके अंदर ये भावना भी नहीं होती कि हम तो कर ही नहीं पाए। तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देना अपने टास्क को और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। दूसरा पॉइंट, पेस ऑफ लर्निंग शुड बी अकॉर्डिंग टू लर्नर। पेस ऑफ लर्निंग का मतलब होता है पढ़ाने की स्पीड। शिक्षक कक्षा में जो भी पढ़ा रहा है तो उसको बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागना चाहिए कि एक दिन में 3, 4, 5 कंसेप्ट पढ़ा के हमें फटाफट सिलेबस खत्म करना है या अपना काम खत्म करके जल्दी से अपना कोर्स को कंप्लीट करना है, ये नहीं। जो लर्नर्स हैं आपके क्लास में, उन लर्नर्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी टीचिंग स्पीड रखनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्लास में एक बौद्धिक अक्षम बच्चा भी हो सकता है जिसको किसी चीज को समझने में ज्यादा समय लगता है, सामान्य बच्चे भी होते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो स्पीड होनी चाहिए वो जो भी शिक्षक की, वो ऐसी होनी चाहिए जो जिससे सारे बच्चे कंसेप्ट को समझ सके। तो स्पीड हमेशा कंट्रोल में होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इसमें है कि गिविंग मोर प्रैक्टिस एंड वर्कशीट्स। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए वर्कशीट्स के माध्यम से, ठीक है? और भिन्न भिन्न वस्तुओं के माध्यम से, शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से, प्रश्न पूछ के बच्चे को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको अभ्यास कराना चाहिए। जो भी पढ़ाया गया है, जो भी सिखाया गया है, उसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराना चाहिए, वो भी वर्कशीट्स के माध्यम से, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चों के दिमाग में वो चीजें ज्यादा समय तक सस्टेन करती हैं। तो अगर हम समय में कुछ परिवर्तन करेंगे इस तरह से जैसे हमने आपको बताया, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत ही सहायक साबित होती है। चौथा जो हमारा अनुकूलन है, हम अनुकूलन कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ द करिकुलम। करिकुलम को सब्स्टिट्यूट करके, सब्स्टिट्यूट का मतलब एक की जगह दूसरा पढ़ा के, ठीक है? प्रोवाइड डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एंड मटेरियल्स टू मीट इंडिविजुअल्स नीड। इसका मतलब ये हुआ कि जब कक्षा में, ठीक है, मान लीजिए कि कक्षा में लैंग्वेज का पीरियड है, लैंग्वेज पढ़ना है टाइम टेबल के हिसाब से, परंतु एक बौद्धिक अक्षम बच्चा भी कक्षा में है, तो उसके लिए लैंग्वेज वाला जो पीरियड है, कक्षा है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसके लिए अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में पारंगत होना है। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, इस तरह से टाइम टेबल को प्लान करना चाहिए कि एक ही समय में अगर कुछ बच्चे लैंग्वेज की कक्षा कर रहे हैं तो उसमें से एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो टॉयलेटिंग स्किल्स को सीख रहा हो, या एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो किसी वोकेशनल स्किल को सीख रहा हो सेम क्लास में। तो हमें इस तरह से क्लास को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज का जो विषय है, लैंग्वेज विषय है, वो बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, ठीक है? तो इस तरह से हमें करिकुलम को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रन। हम सब्स्टिट्यूट कर दें, रिप्लेस कर दें, एक ही समय में एक बच्चा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा अपने आवश्यकता अनुसार दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा है। इसे बोलते हैं
सब्स्टिट्यूशन ऑफ द करिकुलम। ठीक है, तो ये अनुकूलन किया हमने पाठ्यक्रम में। उसके बाद एक जो अनुकूलन है जिसको हम कहते हैं मूल्यांकन में, जब हम बच्चे का एग्जाम जो हम ले रहे हैं, बच्चे ने जो पढ़ा हम उसको जब मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हम कौन कौन से अनुकूलन हम कर सकते हैं। क्योंकि करिकुलम अडेप्टेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने अपनी विषय वस्तु में अनुकूलन कर दिया, हमने अपनी स्ट्रेटजीज में अनुकूलन कर दिया, बस वही अनुकूलन हो गया। जब हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं उस समय भी हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता होती है। तो कैसे हम कर सकते हैं? अडेप्टिंग द रूल्स, जो भी नियम हैं उनको थोड़ा लचीला बना के, उनको थोड़ा शिथिल करके। कैसे? सबसे पहला कि अलाउ द यूज ऑफ कैलकुलेटर। मैथ्स की कक्षा में कुछ बच्चों को कैलकुलेटर के प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान कर देना। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो कैलकुलेशन में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, पर उनको सवाल आता है, लेकिन चूंकि वो कैलकुलेशन, वो वर्बल कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सम डेफिसिट्स, तो उनको हम अगर कैलकुलेटर अलाउ कर देंगे प्रयोग करने के लिए, तो हो सकता है वो अपना जवाब अच्छे से दे सके। तो पहले तो हम ये कर सकते हैं, उनको कैलकुलेटर अलाउ कर सकते हैं। दूसरा, टेकिंग ओरल एग्जाम्स इंस्टेड ऑफ रिटन, मतलब जो लिखित परीक्षा हम ले रहे हैं उसकी जगह पे कुछ बच्चों की हम मौखिक परीक्षा लें। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ग्रास्प की दिक्कत होती है, ग्रिप की दिक्कत होती है, उनके इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सीपी बच्चे हैं, ठीक है, वो ठीक से, उनको पोस्चर के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एक जगह बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, उनको लिखने में दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनके हम ओरल एग्जाम्स कर सकते हैं बजाय लिखित के। एक ये हम संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए हम राइटर फैसिलिटी अवेलेबल करा दें, जो कि आजकल आमतौर पे हर जगह किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम देना। एग्जाम्स के लिए कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समय से ज्यादा टाइम देना। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ आपने देखा ही है कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको हर 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इस तरह के संशोधन करके हम उन बच्चों को भी और अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और एक काम हम और कर सकते हैं कि लंबे क्वेश्चंस के बजाय, लॉन्ग आंसर्स या लॉन्ग क्वेश्चंस के बजाय हम एमसीक्यूज पूछ सकते हैं एग्जाम में। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, उसमें से जो सही हो उसको टिक कर देना। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको जो सेंटेंसेस में नहीं लिख पाते हैं, जिनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने में, ग्रामर में परेशानी होती है, वो नहीं लिख सकते, जबकि उनको कंसेप्ट है उस चीज का, पर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन रिटन फॉर्म्स। उनके लिए हम इस तरह के ऑब्जेक्टिव पेपर तैयार कर सकते हैं और उनसे मौखिक एग्जाम्स और एमसीक्यूज के एग्जाम्स ले सकते हैं। तो अगर हम ये सारे संशोधन कर दें पाठ्यक्रम में, मूल्यांकन में, अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को भी हमें समय समय पर हमें देखना होगा कि हम कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, और ये जो विधियां हम यूज कर रहे हैं इसमें भी कुछ संशोधन की जरूरत है। क्या हमें बच्चे को मॉडलिंग करके दिखाने की जरूरत है, या हमें बच्चे को प्रॉम्प्टिंग, अगर हम प्रॉम्प्ट करेंगे तो शायद बच्चा जवाब दे सके। तो इस तरह से हमें मीन्स जो टीचर है उसे अपने आप को इस तरह से स्किल बनाना है, अपने कौशलों को इस तरह से और ज्यादा अपग्रेड करना है कि वो अपने कक्षा के सभी बच्चों की डाइवर्स नीड्स को लेकर करिकुलम को आगे बढ़ा सके और बच्चों की समस्याओं को का समाधान निकाल सके। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या अनुकूलन कर सकते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया था इनपुट, दूसरा मैंने बताया था लेवल ऑफ सपोर्ट, तीसरा मैंने बताया था टाइम, चौथा मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन ऑफ द करिकुलम,
और 5वां अडैप्टिंग इन रूल्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो यही सब संशोधन या समायोजन करके हम पाठ्यक्रम को हर योग्यता वाले बच्चों के, हर तरह की आवश्यकता वाले बच्चों के अनुकूल बना सकते हैं। ओके, आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ पॉइंट्स आपने नोट भी किए होंगे, अदरवाइज आप तो रिकॉर्ड तो कर ही लेते हो, उससे दोबारा सुन सकते